सो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम लोग बहुत दिनों बाद अर्थव्यवस्था के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं, सारे प्रश्न आपके आईएएस के आए हुए हैं और सारे अंडरस्टैंडिंग के हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपने ना पढ़ा हो, सब कुछ आपका पढ़ा हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है, एक संकल्पना के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या उस प्रक्रिया के रूप में की जाती है जिसके द्वारा कौन सी चीज़ें हैं जो मानव पूंजी की बेहतर व्याख्या कर रहे हैं, आपको ये बताना है। और मानव पूंजी का मतलब आप सभी को पता है कि मानव के बुद्धि का विकास, सोच का विकास, स्वभाव का विकास, उच्च थिंकिंग, उच्च ज्ञान, ये सारी चीज़ें आपकी मानव पूंजी होती हैं। और आपको बताना है कि मानव पूंजी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बता रही हैं। पहला ऑप्शन है, किसी देश के व्यक्ति अधिक पूंजी का संचय कर पाते हैं, क्या ये मानव पूंजी है? दूसरा, देश के लोगों के ज्ञान, कौशल स्तर और क्षमताओं में वृद्धि हो पाती है, क्या ये मानव पूंजी है? तीसरा है, गोचर धन का संचय हो पाता है, क्या ये मानव पूंजी है? और चौथा है, अगोचर धन का संचय हो पाता है, क्या ये मानव पूंजी है? अब फटाफट बताएंगे बच्चा लोग, मानव पूंजी में क्या चीज़ें हैं जो शामिल होती हैं। आपका पहले ए में है पहला, दूसरा, बी में है दूसरा, सी में है दूसरा चौथा और डी में है पहला, तीसरा, चौथा। फटाफट बताएंगे बच्चा लोग, मानव पूंजी में क्या शामिल किया जाता है। उम्मीद है कि आप लोग इसका उत्तर देंगे और ये काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है, कॉमन सेंस का है और आप लोगों को इसका उत्तर पता भी होना चाहिए निश्चित ही। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, दूसरा और चौथा। पहला, मानव पूंजी क्यों नहीं है? चूँकि किसी देश के व्यक्ति अधिक पूंजी का संचय कर रहे हैं, यानी कि वो अधिक आर्थिक विकास कर रहे हैं, आर्थिक रूप से जो है विकास हो रहा है, मानव पूंजी का विकास नहीं हो रहा है। दूसरा सही है कि देश के लोगों के ज्ञान, कौशल स्तर और क्षमताओं में वृद्धि हो पाती है, ये मानव पूंजी है। अगर मानव का ज्ञान बढ़ेगा, कौशल स्तर बढ़ेगा और क्षमता बढ़ेगी तो ये मानव पूंजी का बढ़ोतरी है। तीसरा कह रहा है, गोचर धन का संचय होता है। गोचर मतलब वो धन जो दिखाई देता है, जैसे गाड़ी, बंगला, मकान और पैसे और दूसरी चीज़ें, ये सब गोचर धन है जो दिखती हैं, तो ये मानव पूंजी नहीं है, ये भी आपकी आर्थिक पूंजी है। चौथा सही है, अगोचर धन संचय, यानी कि ऐसा धन संचय जो हम देख नहीं सकते, जैसे मानव की सोच, मानव का बौद्धिक क्षमता, मानव का कौशल, मानव की जो उच्च क्वालिटी है, ये सब चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती, ये मानव पूंजी है। तो आपका दूसरा चौथा बिल्कुल सही है। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सरकार के समावेशित वृद्धि लक्ष्य को आगे ले जाने में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सहायक साबित हो सकता है? सरकार समावेशी विकास करना चाहती है और अगर सरकार समावेशी विकास करना चाहती है तो उसे कौन कौन से काम करने चाहिए, या इनमें से वो कौन से काम हैं जो समावेशी विकास को बढ़ावा देंगे? समावेशी विकास का मतलब क्या होता है, आप सभी को पता है कि सबका विकास, खास करके जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो निचले तबके के लोग हैं, इन सभी का विकास, इन सभी का उत्थान। तो अब आपको बताना है कौन सी बातें हैं जो समावेशी विकास की बात कर रही है। पहला है, स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन, जो लोग स्वयं से ही लोगों की मदद करते हैं, ऐसे समूहों का प्रोत्साहन। दूसरा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन देना। और तीसरा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करना। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा सही है, केवल पहला या पहला और दूसरा, या पहला और तीसरा, और चौथा है दूसरा और पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा। तो नो डाउट आप लोगों को ये चीज़ बिल्कुल पता होना चाहिए, कॉमन सेंस का है कि आपकी कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपकी समावेशी विकास में मदद करेंगी। तो सभी मदद करेंगी। स्वयं सहायता समूहों को अगर प्रोत्साहित किया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का मदद होगा, तो समावेशी विकास है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाए तो ये बहुत ज़्यादा रोजगार क्रिएट करते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को रोजगार देंगे तो पूंजी होगा और उनकी समृद्धि आएगी, तो निश्चित ही ये भी होगा। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम अगर लागू होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षित होंगे, योग्य होंगे, तो निश्चित ही कोई दिक्कत नहीं होगा। शिक्षा से ही सारी चीज़ों का जो समस्या है वो दूर होता है। तो ये भी समावेशी विकास का अंग है, यानी कि सभी 1, 2, 3 बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट है,
आर्थिक विकास से संबंधित जननांकीय संक्रमण की निम्नलिखित विशिष्ट अवस्थाओं पर विचार कीजिए। आर्थिक विकास से संबंधित जननांकीय संक्रमण की निम्नलिखित विशिष्ट अवस्थाओं के बारे में आपको बताना है। और आप सभी को पता है जननांकिकीय जो विशिष्ट अवस्थाएं हैं या जो संक्रमण अवस्थाएं हैं उसमें जनसंख्या का जो विकास होता है उसी को लिया जाता है। और आपको बताना है कि ये संक्रमण जो है उसका क्रम कौन सा है, आपको सही क्रम बताना है। याद रखिएगा, इनका सही क्रम बताना है। इन तीनों का सही क्रम क्या होगा? आपका पहला है निम्न मृत्यु दर के साथ निम्न जन्म दर, दूसरा है उच्च मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर, तीसरा है निम्न मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर। अब आपको बताना है कूट की सहायता से इसका क्रम। ए में है पहला दूसरा तीसरा, बी में है दूसरा पहला और तीसरा, और सी में है दूसरा तीसरा और पहला, और डी में है तीसरा दूसरा और पहला। तो फटाफट कमेंट करेंगे कि आपका कौन सा है जो सही हो जाएगा। और आप सभी को पता है जननांकीय संक्रमण की 4 अवस्थाएं होती हैं, ये 4 अवस्थाओं से गुजरता है, जिसमें सबसे पहले जो होगा वो आपका होगा 2, यानी कि उच्च मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर। तो देखिए 2 इसमें भी नहीं है और 2 इसमें भी नहीं है। अब आपके सामने 2 ऑप्शन है, इसमें से कोई एक है जो कि हो जाएगा। यानी कि शुरुआत में जब जागरूकता नहीं होती है, लोग पढ़े लिखे नहीं होते, तो जनसंख्या वृद्धि भी ज़्यादा होता है, और जब चिकित्सा सुविधा की विकास नहीं होती तो मृत्यु भी ज़्यादा होता है। तो उच्च जन्म दर के साथ उच्च मृत्यु दर। उसके बाद जो आएगा वो होगा कि चिकित्सा का विकास तो हो जाएगा, यानी कि मृत्यु दर घट जाएगी, लेकिन जन्म दर उतना ही बना रहेगा, यानी कि निम्न मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर। और इसके बाद जैसे जैसे लोग जागरूक होंगे तो जन्म दर भी घटेगा, यानी कि निम्न मृत्यु दर के साथ निम्न जन्म दर, यानी कि आपका दूसरा तीसरा और आपका पहला जो है ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। और लास्ट में जन्म और मृत्यु दोनों स्थिर हो जाता है, और जनसंख्या वृद्धि जो है वो क्या होती है, स्थिर हो जाती है, वो लास्ट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, बेहतरीन प्रश्न है। हाल के बीते दिनों में निम्नलिखित में से कौन से कारक या कौन सी नीतियां भारत में चावल के मूल्य को प्रभावित कर रही हैं? इनमें से कौन से कारक या नीतियां हैं जो चावल के मूल्य को प्रभावित करती हैं? पहला है न्यूनतम समर्थन मूल्य, दूसरा है सरकार द्वारा व्यापार करना, तीसरा है सरकार द्वारा भंडार करना, और चौथा है उपभोक्ता सब्सिडी। अब बताएंगे फटाफट कौन सी चीज़ें हैं जो चावल के मूल्यों को प्रभावित करेंगी। आपके सामने ऑप्शन है, ए में है पहला दूसरा और तीसरा, बी में है पहला तीसरा और चौथा, सी में है दूसरा तीसरा, डी में है कि सभी चीज़ें मूल्य को प्रभावित करेंगी। अब आपको बताना है कि हाल के वर्षों में कौन सी नीतियां हैं जो चावल की कीमतों को प्रभावित करने वाली हैं। कॉमन सेंस का है बच्चा लोग, आप सभी लोग इसका उत्तर बता सकते हैं, और आप लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ी भी हैं, तो आप लोगों के लिए बताना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ये सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं। अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करेगी सरकार, एमएसपी जारी करेगी, तो इससे भी मूल्य प्रभावित होगा, निर्धारित होगा, फ्लैक्चुएट नहीं होगा। अगर सरकार बहुत ज़्यादा व्यापार कर रही है तब भी प्रभावित होगा। ज़्यादा निर्यात करेगी तो महंगा होगा, आयात करेगी तो सस्ता होगा। सरकार अगर बहुत ज़्यादा भंडारण करेगी तब भी महंगा होगा, अगर कम भंडारण करेगी सस्ता होगा। अगर सब्सिडी बहुत ज़्यादा देगी तो किसान मोटिवेट होंगे, उत्पादन ज़्यादा करेंगे तो कीमतें कम होंगी। सब्सिडी नहीं देगा तो किसानों को सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी सस्ते में, तो उत्पादन कम करेंगे तो महंगा होगा। तो देखिए सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, कीमतों को प्रभावित कर रही हैं। उपरोक्त सभी बातें बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, बेहतरीन प्रश्न है और बिल्कुल बिल्कुल कॉमन सेंस का है। हालांकि सब कुछ मैंने पढ़ाया है और आप लोगों को ये उत्तर देना है। उम्मीद है कि सारी चीज़ें याद होंगी, आप लोगों को रिवीजन करते रहिएगा। क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किन या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कृषि में सार्वजनिक निवेश मानी जा सकती हैं? कौन कौन सा काम सरकार का कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जाएगा? सार्वजनिक निवेश का मतलब है कि जो काम सरकार के द्वारा सभी के लिए किया जाए, सभी जनता को ध्यान में रख के किया जाए, यानी कि कृषकों को ध्यान में रख के किया जा रहा है, सभी किसानों के लिए किया जा रहा है, वो सार्वजनिक निवेश है। अब आपको बताना है कृषि में सार्वजनिक निवेश कौन सा है। पहला कह रहा है सभी फसलों की कृषि उत्पादन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना। क्या ये सरकार का सरकारी निवेश है, सार्वजनिक निवेश है? दूसरा, प्राथमिक कृषि शाखा समितियों का कंप्यूटरीकरण। तीसरा है सामाजिक पूंजी का विकास।
चौथा है कृषकों को निःशुल्क बिजली की आपूर्ति, और पांचवा है बैंकिंग प्रणाली द्वारा कृषि ऋण की माफ़ी, और छठा है सरकारों द्वारा शीतागारों सुविधाओं को स्थापित करना। शीतागार मतलब आप सभी को पता होगा कोल्ड स्टोरेज। तो अब आपको बताना है, ए में है पहला, दूसरा, पांचवा सही है, बी में है पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा सही है, सी में है दूसरा, तीसरा और चौथा सही है, और डी में है कि सभी सही हैं। अब आपको बताना है बच्चा लोग कौन सा है जो सरकार का सार्वजनिक निवेश है कृषि में। तो फटाफट कमेंट करेंगे। काफ़ी ऑप्शंस हैं लेकिन ऑप्शंस काफ़ी शानदार हैं और कॉमन सेंस के हैं। तो आप लोगों को ये चीज़ पता होना चाहिए कि सभी बातें बिल्कुल सही हैं, ये सारे सरकार के सार्वजनिक निवेश हैं। क्योंकि आपको पता है कि सभी फसलों पर अगर एमएसपी जारी करेगी सरकार तो इसका मतलब कि पैसे लगा रही है, किसानों को मदद कर रही है, सार्वजनिक निवेश है। प्राथमिक कृषि साख समितियों का कंप्यूटरीकरण कर रही है, उसमें भी पैसा लगा रही है, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के लिए निवेश कर रही है। सामाजिक पूंजी का विकास यानी कि सड़क हो गया, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, सफाई हो गया, अन्य चीज़ें जो भी सरकार कर रही है, पैसा लगा रही है सभी के लिए, तो सार्वजनिक निवेश है। और साथ ही कृषकों को निःशुल्क बिजली का जो सुविधा है उपलब्ध कराना, बिल्कुल निःशुल्क सुविधा होगा तो सिंचाई करना और सारी चीज़ें करना आसान होंगी, तो इससे भी क्या होगा, कृषि का विकास होगा। बैंकिंग प्रणाली द्वारा कृषि ऋण माफ़ कर दिया जाएगा, तब भी किसानों को मदद मिलेगा और किसान और भी ज़्यादा बेहतर काम करने के लिए मोटिवेट होंगे। पैसा बचेगा तो कृषि में निवेश करेंगे, तो आपका ये भी सत्य है। और शीतागारों का निर्माण अगर सरकार पैसे लगा के कर रही है जिससे किसानों का अनाज स्टोर हो, भंडारण हो, सड़े ना, कीमतें मिलें और ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित रहें, तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई हैं, आपका बिल्कुल सही है। सारे कृषि में सरकार द्वारा सार्वजनिक निवेश है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, पढ़ाई हो, राष्ट्रव्यापी मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम का उद्देश्य क्या है। सरकार जो राष्ट्रव्यापी मृदा स्वास्थ्य कार्ड लेकर के आई थी वो उसके लिए क्या रीज़न था, क्यों लेके आई, क्या फ़ायदे क्या नुकसान। पहला, सिंचाई सिंचित कृषि योग्य भूमि या क्षेत्र का विस्तार करना इसका उद्देश्य है, या मृदा गुणवत्ता के आधार पर किसानों को दिए जाने वाले ऋण की मात्रा के आकलन में बैंकों को समर्थ करना है, या कृषि भूमि में उर्वरकों के अति उपयोग को रोकना है। और ऑप्शन में है कि कौन सी बातें हैं जो सही हैं। ए में है पहला केवल और दूसरा, बी में है केवल तीसरा, सी में है कि पहला तीसरा और डी में है कि सभी। अब बताएंगे बच्चा लोग, मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो स्कीम है ये किस लिए लाया है सरकार के द्वारा, क्यों लाया गया था। पढ़ा है आप लोगों ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड, तो निश्चित ही आप लोगों को उत्तर बताना आसान होगा। याद रहे केवल और केवल आपका तीसरा सही है, यानी कि कृषि भूमि में उर्वरकों के अति प्रयोग को रोकना। क्योंकि हमारे यहाँ किसानों के अंदर जागरूकता नहीं है, उन्हें ये पता नहीं होता कि मिट्टी में कौन सी चीज़ों की अधिकता है, कौन सी चीज़ों की कमी है। वो बस ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करने के लिए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा खाद और ऐसी चीज़ों का उपयोग करते रहते हैं जो हमारी मिट्टी के लिए काफ़ी हार्मफुल होता है। इसीलिए स्वास्थ्य कार्ड आया है कि जो अति प्रयोग होता है उर्वरकों का उसको रोका जाए, लोगों को पता चले कि मिट्टी में किसकी ज़रूरत है और किसकी ज़रूरत नहीं है, उसी हिसाब से लोग मिट्टी में खाद का उपयोग करें। नेक्स्ट देखिए, भारत में पट्टेदारी सुधार के उपयोग के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही है। भारत में पट्टेदारी सुधार लाए गए, यानी कि कृषकों को ज़मीन पे जो अधिकार दिया गया, इसके बारे में क्या क्या बातें हैं जो सही हैं। पहला है लगान का विनियमन, क्या इसके द्वारा लगान जो है वो निर्धारित कर दिया गया कि आपको कितना देना है। दूसरा, अवधि की सुरक्षा, क्या इससे अवधि की सुरक्षा हुई कि कितने टाइम तक आपका इस पर अधिकार होगा। तीसरा, पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा, क्या इससे स्वामित्व की घोषणा हुई कि आप कब तक इस पर अपना स्वामित्व बनाए रख सकते हैं। अब आपको बताना है केवल पहला सही है, ए में, बी में है पहला दूसरा सही है, सी में है दूसरा तीसरा सही है और डी में है कि सभी सही हैं। फटाफट उत्तर देंगे बच्चा लोग। भारत में पट्टेदारी सुधार के उपयोग के संदर्भ में कौन सी बात है जो कि आपकी सही हो जाएगी। निश्चित ही कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आप सभी को पता है पहले के टाइम में कृषकों का ज़मीन पर अधिकार नहीं होता था, अंग्रेजों ने अधिकार छीन लिया था, लेकिन आज़ादी के बाद पट्टेदारी कानून ला करके ये सारे अधिकार किसानों को उपलब्ध कराए गए हैं। सारी बातें सही हैं। लगान का विनियमन कि कितना लगान देना है, कितने समय तक वो जो है उस ज़मीन पे रहेगा और किस तरह का उसका स्वामित्व होगा, ये सारी चीज़ें सरकार ने इसके तहत निर्धारित किया है। सारी बातें बिल्कुल करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, शानदार प्रश्न है।
निम्न कथनों से हम क्या समझते हैं? यहाँ पे कथन दिया है, इसका क्या मतलब है? भारत में राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा प्राप्त कर ली है परंतु पारिवारिक सुरक्षा नहीं प्राप्त की है। भारत के पास तो खाद्यान्न सुरक्षा है लेकिन पारिवारिक सुरक्षा नहीं है, ऐसा क्यों है? खाद्यान्न सुरक्षा का मतलब कि जितनी जनसंख्या है उसके लिए हमारे पास पर्याप्त अनाज है, लेकिन फिर भी जनसंख्या सुरक्षित नहीं है, क्यों? पहला, प्रत्येक परिवार को अंतस्थ यानी कि बफर स्टॉक उपलब्ध नहीं है। दूसरा, खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि दर्शाता है परंतु प्रति व्यक्ति उपलब्धता घटी है। तीसरा, गरीबी से नीचे रेखा में व्यक्तियों की संख्या बढ़ी है। और चौथा, खाद्यान्न स्टॉक पर्याप्त है परंतु सभी परिवारों को इसे प्राप्त करने का सामर्थ्य नहीं है। अब आपको बताना है कि क्या रीज़न है खाद्यान्न सुरक्षा होने के बावजूद पारिवारिक सुरक्षा नहीं है हमारे देश में। तो नो डाउट आप सभी को ये चीज़ पता होना चाहिए, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है बच्चा लोग, और आईएएस का है। निश्चित ही आज के सारे प्रश्न आईएएस के हैं। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही है। हमने खाद्यान्न सुरक्षा प्राप्त कर ली है, खाद्यान्नों के उत्पादन में आत्मनिर्भर हैं हम, लेकिन सभी परिवारों को इसे प्राप्त करने का सामर्थ्य नहीं है। अभी भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गरीबी है, बहुत ज़्यादा कुपोषित लोग हैं जो सक्षम नहीं हैं कि उन सारे खाद्यान्नों को वो प्राप्त करके अपने पोषण को पूरा कर सके जिसकी ज़रूरत दैनिक उनके शरीर को होता है। तो खाद्यान्न तो हैं लेकिन प्राप्त करने का सामर्थ्य हमारे देश में बहुत सारे परिवारों के पास आज भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है जो कि सही है? बेहतरीन प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर पता होगा बिकॉज ये इजी है। कथन है पहला, विश्व में भारत एकमात्र ऐसा देश है जो रेशम के ज्ञात सभी 5 व्यापारिक प्रकार उत्पन्न करता है। दूसरा, भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। आपको बताना है क्या सही है। ए में है केवल पहला, बी में है केवल दूसरा, सी में है पहला दूसरा और डी में है कि कोई नहीं। आप बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका सत्य हो जाएगा। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। सबसे पहले तो कौन सा जो सही नहीं है, तो आपको पता है कि भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, ये सेकंड है। फर्स्ट कौन है? ब्राज़ील है। पहले नंबर पे ब्राज़ील है जो सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन करता है, इसलिए आपका ये गलत है। पहला सही है। भारत विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास ज्ञात 5 प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है। ओक टसर है, ओक आपका जो है ओक के 2 प्रजातियां हैं। इसके अलावा आप देखेंगे मूंगा है और इसके अलावा ईरी है, मलबरी है। इस तरह से भारत में लगभग 5 प्रकार की प्रजातियां उत्पादन होती हैं जो कि विश्व का एकमात्र ऐसा देश है। पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, आसान है आप सभी के लिए, आप सभी का पढ़ा हुआ है, उम्मीद है याद होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? इनमें से कोई एक है जो निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है और बाकी इसके निम्न उत्पादकता के लिए जिम्मेदार रीज़न हैं। पहला है जनसंख्या का दबाव, दूसरा है प्रच्छन्न बेरोजगारी, तीसरा है सहकारी कृषि और चौथा है जोत का छोटा आकार। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपके कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? पहला है, आपने देख ही लिया है तो निश्चित ही आसान है, कॉमन सेंस का है, बहुत आसानी से बता सकते हैं। ये तो सभी बच्चों के लिए आसान है क्योंकि आपको पता है कि आपका सहकारी कृषि जो है ये निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। जनसंख्या का दबाव है, नो डाउट बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है। प्रच्छन्न बेरोजगारी भी है जिनकी सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। जोत का छोटा आकार भी है कि छोटे छोटे जोत हैं, बिखरे हुए हैं जिनका सही से देखभाल, उत्पादन और उपयोग नहीं हो पाता प्रौद्योगिकी का। लेकिन सहकारी कृषि नहीं है, इससे तो बढ़िया होता है। इसमें लोग मिलजुल करके सभी टेक्नोलॉजी का, उन्नत किस्म के बीज का, उन्नत किस्म की खाद का और सब चीज़ों का उपयोग करके ज़्यादा उत्पादन करते हैं। तो सहकारी कृषि इसका रीज़न नहीं है, बाकी सारी चीज़ें हैं। और ये क्वेश्चन भी आपके लिए आसान होगा, बहुत बार आयोग के द्वारा पूछा हुआ है। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होता है। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर कौन प्रकाशित करता है? पहला है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, दूसरा है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से, तीसरा है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद से और चौथा है भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद से। अब बताएंगे बच्चा लोग इसमें से कौन से संस्थान है जो प्रकाशित करता है हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर। और आप सभी को ये चीज़ें पता है, मैंने पढ़ाया है, क्लास में सारी चीज़ें हो चुकी हैं। आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी काफ़ी आसान है और शानदार प्रश्न है। भारत में कृषि साख के संस्थागत स्रोत निम्न हैं। यहाँ पे दिया हुआ है जो कृषि को साख उपलब्ध कराते हैं। साख मतलब उधार देते हैं, पैसा देते हैं, वित्त देते हैं। अब आपको बताना है निम्न में से उनके महत्व के अनुसार घटते क्रम में कौन सा सही है, यानी कि सबसे ज़्यादा कृषि को पैसे या वित्त कौन उपलब्ध कराता है, उससे कम और उससे कम, ये क्रम बताना है। पहला है सहकारी बैंक, दूसरा है ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और तीसरा है वाणिज्यिक बैंक। ऑप्शन ले लीजिए। ए में है पहला, तीसरा और दूसरा, बी में है दूसरा, पहला और तीसरा, सी में है तीसरा, दूसरा और पहला और डी में है तीसरा, पहला और दूसरा। तो आप सभी को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ाया है मैंने, तो उम्मीद है कि आप लोग ये याद होगा और बताने में सक्षम होंगे। आपको ये चीज़ बिल्कुल कंफर्म होगा कि वाणिज्यिक बैंक सबसे ज़्यादा कृषि को वित्त या पैसे या साख उपलब्ध कराते हैं, यानी कि पहले नंबर पे जिसमें 3 होगा वही होगा। अब आपके पास 2 ऑप्शन बच गए हैं। अब आपको ये भी पता हो कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक में दूसरे नंबर पे कौन आएगा, तो दूसरे नंबर पे आपका आएगा सहकारी बैंक और तीसरे नंबर पे आएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, और इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है बच्चा लोग। ये क्रम है, सबसे ज़्यादा वाणिज्यिक, सेकंड सहकारी और थर्ड आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी बेहद इंपॉर्टेंट है और आपका पढ़ा हुआ है। कृषि लागत और मूल्य आयोग के निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य हैं? कृषि लागत और मूल्य आयोग का उद्देश्य क्या है? पहला है कृषि मूल्यों का स्थिरीकरण। कृषि मूल्यों का जो मतलब स्थिरीकरण मतलब कि बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव ना आए। दूसरा, कृषकों के लिए सार्थक वास्तविक आय अवसरों का सुनिश्चित, और तीसरा, लोक वितरण पद्धति के माध्यम से उपभोक्ताओं को आवश्यक कृषि उचित दरों पर उपलब्ध कराकर उनके हितों की रक्षा, और चौथा, कृषकों के लिए अधिकतम मूल्य का निश्चय। आप बताएंगे बच्चा लोग कौन सी चीज़ें हैं जो कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा जो लाया जाता है, एमएसपी की जो अनुशंसा की जाती है, वो उद्देश्य में आपके शामिल है। एमएसपी के उद्देश्य में क्या क्या शामिल है आपको ये बताना है। ए में है पहला, दूसरा, तीसरा, बी में है पहला, दूसरा, चौथा, सी में है पहला, तीसरा, चौथा और डी में है दूसरा, तीसरा और चौथा। फटाफट कमेंट करेंगे। सब कुछ पढ़ा हुआ है और आप लोगों को बहुत अच्छे से सब समझा चुकी हूँ। आपको पता है कि आपका चौथा तो नहीं है, अगर चौथा नहीं है तो चौथा डी में भी है, चौथा सी में भी है और चौथा बी में भी है, यानी कि केवल और केवल आपका ए सही है। मतलब आप सभी को पता है एमएसपी से कृषि मूल्यों का स्थिरीकरण होता है, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता, क्योंकि निर्धारित कर देती है सरकार कि इतना मैं कम से कम दूंगा, तो उससे बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता। और कृषकों को इसके लिए सार्थक वास्तविक आय के अवसर सुनिश्चित कराना, ये बिल्कुल सही है, ताकि कृषकों को सिक्योरिटी महसूस हो, मोटिवेट हो वो उत्पादन के लिए, और इससे लोक वितरण पद्धति के माध्यम से उपभोक्ताओं को आवश्यक और उचित दरों पर जो सेवाएं हैं वो उपलब्ध करा के उनके हितों की रक्षा की जाती है। लेकिन कह रहा है कृषकों के लिए अधिकतम मूल्य नहीं, नाम ही है एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रहे हैं। फिर अधिकतम मूल्य कैसे निश्चित कर रहे हैं, ये यहाँ पे होगा कृषकों के लिए न्यूनतम मूल्य का निश्चित करना, अधिकतम नहीं है, तो इसलिए आपका चौथा सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, समर्थित मूल्य पर खाद्यान्नों के सार्वजनिक खरीद नीति सुनिश्चित करती है। समर्थित मूल्य पर खाद्यान्नों के सार्वजनिक खरीद नीति सुनिश्चित करती है, यानी कि जो आपका एमएसपी है, ये जो खरीद नीति सुनिश्चित करती है, ये किस किस चीज़ के लिए करती है? पहला है कृषि मूल्य में स्थिरीकरण लाने के लिए, स्थिरता लाने के लिए। दूसरा कह रहा है कृषकों को प्रेरणादायक मूल्य देने के लिए। तीसरा कह रहा है सार्वजनिक वितरण के लिए, खाद्यान्नों का भंडारण करने के लिए। अब आपको कूट की सहायता से उत्तर देना है कि एमएसपी का क्या उद्देश्य है, ये किस लिए लाई जाती है। ए में है पहला, दूसरा, बी में है दूसरा, तीसरा, सी में है पहला, दूसरा, तीसरा और डी में है केवल तीसरा। अब आप बताएंगे बच्चा लोग, कूट की सहायता से उत्तर दीजिएगा कि कौन सा है जो एमएसपी की सही व्याख्या कर रहा है। तो नो डाउट आप लोगों को कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए, इतना अच्छे से ये सारी चीज़ें पढ़ाया है क्लास में। आपका तीसरा बिल्कुल सही, यानी कि सी बिल्कुल सही है, तीनों बातें सही हैं।
कृषि मूल्य में स्थिरता आती है एमएसपी से, अभी आपने पढ़ा। कृषकों को मोटिवेशन मिलता है, वो उत्पादन करने के लिए मोटिवेट होते हैं क्योंकि उन्हें निश्चित हो जाता है कि उनके उत्पाद का इतना मूल्य मिलने वाला है। और ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्न के भंडारण भी करता है। सरकार उसी मूल्य पे लेकर के अनाज को भंडारित करती है और गरीब लोगों को कम कीमत पे ये अनाज उपलब्ध कराती है। तो निश्चित ही बच्चा लोग सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सारी बातें आपकी एकदम सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है और आप सभी को ये पढ़ा हुआ है, सब कुछ पढ़ाया है कि सरकार जीएसटी जो है, जीएसटी के दायरे में क्या आता है, जीएसटी के दायरे में क्या नहीं आता है, जीएसटी किस पे लगता है और जीएसटी कब आया है, जीएसटी कैसे काम करता है, हर चीज़ पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को। जीएसटी के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक हमने जीएसटी को पढ़ा है। आपको बताना है यहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं जो जीएसटी के दायरे में शामिल नहीं हैं। आपको बताना है, अच्छा जीएसटी न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत जिनको शामिल किया गया वो बताना है बच्चा लोग। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की बात करा, जीएसटी नहीं, एमएसपी। एमएसपी के तहत कौन कौन सी चीज़ें हैं जो जारी, यानी कि सरकार किस पे एमएसपी जारी करती है। आप लोगों को मैंने बताया था खरीफ और रबी की फसल पे सरकार एमएसपी जारी करती है और उसमें भी कौन सी फसलों पे जारी करती है वो भी बताई हूँ। 22 से 23 टोटल फसल हैं जिस पे सरकार एमएसपी जारी करती है। तो बताएंगे सुपारी, जौ, काफ़ी, रागी, मूंगफली, तिल और हल्दी, इनमें से कौन सी है जो एमएसपी में शामिल है। ए में है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। बी में है दूसरा, चौथा, पाँचवां और छठा। सी में है पहला, तीसरा, चौथा, पाँचवां और छठा। और डी में है कि सभी। अब आपको बताना है न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार किस किस पे जारी करती है। तो अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, आसान है आप लोगों के लिए, आप सभी ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि सुपारी पे कोई न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी नहीं होता। अगर आपको ये कंफर्म है 100%, तो देखिए कितना आसानी से आपको उत्तर प्राप्त हो गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट है। जौ पे होता है, रबी की फसल है। कॉफ़ी पे नहीं होता, आपको पता है ये नगदी फसल है। रागी पे होता है, मूंगफली पे होता है, तिल पे भी होता है लेकिन हल्दी पर नहीं होता। तो आपका क्या हो गया है, ऑप्शन नंबर जो आपका दूसरा, चौथा, यानी कि दूसरा, चौथा, पाँचवा और छठा, ये आपका बिल्कुल सही है बच्चा लोग। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद हैं और आप लोगों का प्रयास भी काफ़ी सराहनीय है। और ये क्वेश्चन देखिए शानदार है, आईएएस का आया हुआ क्वेश्चन है। कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के संदर्भ में क्या है जो कि सही है। आपको बताना है CSR के बारे में क्या सही है। पहला है, कंपनी एक्ट 2014 में CSR को अनिवार्य बना दिया, क्या ये बात सही है। दूसरा, इसके अंतर्गत आने वाली कंपनियों को अपने वार्षिक शुद्ध लाभ का 1% CSR गतिविधियों में वहन करना होगा। बताइए बच्चा लोग क्या है जो कि आपका सही है। और अब आपके सामने है कूट, देखिए ए में है केवल पहला, बी में है केवल दूसरा, सी में है दोनों और डी में है कि कोई नहीं। कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के बारे में क्या सही है बच्चा लोग, बहुत अच्छे से पढ़ाई हूँ। कितना टर्नओवर होगा, कितना वास्तविक इनकम होगा, कितना शुद्ध लाभ होगा, तब उसके ऊपर कारपोरेट टैक्स लगेगा। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। आपको ये पता है कि ये क्या है, कंफ्यूज हो सकते हैं लेकिन याद रखिएगा कोई सही नहीं है, क्योंकि ये कंपनी एक्ट 2014 नहीं है बल्कि 2013 है, जिसके तहत CSR को अनिवार्य बनाया गया। और इसके अंतर्गत कंपनी अपने वार्षिक नहीं बल्कि अपने पिछले 3 वर्ष के शुद्ध लाभ का 1% नहीं बल्कि 2% CSR गतिविधि के तहत वहन करेगी, सरकार को देगी। यानी कि पिछले 3 वर्षों में जो उसने शुद्ध लाभ कमाया है उसका 2% उसको कारपोरेट टैक्स के तहत या सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत सरकार को देना है। चूँकि इन कंपनियों के वजह से बहुत सारे पर्यावरण को, बहुत सारी चीज़ों को नुकसान पहुंचता है, जिसको रिपेयर करना होता है और समाज के लिए अच्छे काम भी करने होते हैं। इसके लिए सरकार लेती है 2% उनके टोटल 3 वर्ष के शुद्ध आय का। याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन भी आपके लिए बेहतरीन है और कॉमन सेंस का है, आप सभी को इसका उत्तर पता है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए लघु स्तरीय व कुटीर उद्योगों को मुख्यतया
इसलिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि वह यानी कि हम अगर अपने देश में लघु, मध्यम और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं तो ऐसा हमें क्यों करना चाहिए, क्या इससे फायदा होगा। पहला, संपत्ति का वितरण समान करते हैं। दूसरा, अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हैं। तीसरा, कम लागत पर उत्पादन करते हैं। और चौथा, कम पूंजी विनियोग की अपेक्षा करते हैं। तो बताएंगे बच्चा लोग, बेहद आसान है। आप सभी को ये सारी चीज़ें पढ़ा चुकी हूँ कि हमारे लिए MSME क्यों आवश्यक है, क्या महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण जो है वो आपका है अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न कराता है। इसीलिए तो गांधी जी भी इसी के पक्षधर थे, क्योंकि वो कहते थे हमारे देश में जनसंख्या बहुत है और उसको छोटे छोटे उद्योगों की ज़रूरत है जो रोज़गार ज़्यादा देते हैं। ब्रिटेन जैसे, अमेरिका जैसे देशों में औद्योगिकरण हो, वहाँ जनसंख्या कम है, वहाँ मशीनों से काम लिया जाए, वहाँ ठीक है, लेकिन भारत में औद्योगिकरण इस तरह से नहीं होना चाहिए। बाकी सारी बातें भी हैं, कम लागत पे होता है, पूंजी का विनियोग होता है, संपत्ति का वितरण होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात वो है कि ये अधिक से अधिक रोजगार का सृजन करता है। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, शानदार प्रश्न है और कॉमन सेंस का है। आप लोगों को पढ़ाया है मैंने कि भारत में तृतीयक क्षेत्र में क्या सम्मिलित है। आपको प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, फिर तृतीयक से चतुर्थ, पंचम, ये सब पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को। तो आपको बताना है कि तृतीयक क्षेत्र में क्या शामिल है। पहला है व्यापार एवं परिवहन, दूसरा है वित्तीय एवं वास्तविक संपदा, तीसरा है वानिकी और मत्स्यिकी और चौथा है बैंकिंग। बताएंगे बच्चा लोग, कूट है कि ए में है केवल पहला, बी में है पहला दूसरा, सी में है दूसरा तीसरा और डी में है कि पहला दूसरा और चौथा। बताएंगे क्या है जो कि आपका सत्य है। सबसे पहली बात कि आपका तृतीय क्षेत्र में क्या शामिल नहीं होगा, उसको हटाइए। तो आपको पता है कि वानिकी और मत्स्यिकी तृतीयक का नहीं है, बल्कि ये किसका है, प्राथमिक का है, इसलिए ये नहीं होगा। अब ये अगर नहीं होगा तो सी हट गया। बैंकिंग आप सभी को पता है कि ये तृतीयक में आता है, सेवाएं दे रहा है, यानी कि 4 इसमें भी नहीं है और 4 इसमें भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। व्यापार एवं परिवहन, वित्तीय एवं वास्तविक संपदा और आपकी बैंकिंग, ये तीनों आपके तृतीयक क्षेत्र में शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, शानदार क्वेश्चन है और आप सभी को इसका उत्तर पता होगा। हम लोग मेगा फूड पार्क बहुत अच्छे से पढ़े थे। भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए मेगा फूड पार्क योजना का उद्देश्य है, इसमें से कौन सा उद्देश्य है जो भारत सरकार ने मेगा फूड पार्क योजना लागू किया था। पहला है खाद्यान्न प्रसंस्करण उद्योगों के लिए अवसंरचना यानी कि ढांचागत सुविधाओं में सुधार करना। क्या ये आपका मेगा फूड पार्क योजना का उद्देश्य है। दूसरा, खाद्यान्न फसलों की उत्पादकता बढ़ाना। तीसरा, खाद्यान्न मूल्य पर नियंत्रण करना और चौथा, उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। अब आपको बताना है कि कौन सा है जो मेगा फूड पार्क योजना का उद्देश्य है। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, आसान है आप लोगों के लिए। मेगा फूड पार्क हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। ये खाद्यान्न प्रसंस्करण उद्योग के लिए अवसंरचना या ढांचागत सुविधा में सुधार करना था, यानी कि किसानों के जो उत्पाद हैं वो प्रसंस्करण गृहों तक पहुँचे, प्रसंस्करण गृहों से जो मतलब विक्रेता हैं उनके द्वारा उपभोक्ता तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा खाद्यान्नों का प्रसंस्करण हो, उनमें मूल्य वृद्धि हो, किसानों को फ़ायदा पहुँचे, रोजगार का सृजन हो। ये सारी चीज़ें उद्देश्य थी आपके मेगा फूड पार्क का, याद होगा। मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। देखिए आज का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस क्षेत्र से भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि GDP का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है। GDP को सबसे बड़ा भाग किस क्षेत्र से प्राप्त होता है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा है तृतीयक क्षेत्र और चौथा है कि तीनों का बराबर योगदान है। वेरी इजी क्वेश्चन आज का, आप सभी को पता है। आज का सबसे आसान प्रश्न है ये कि आपका कौन सा है जो सही हो जाएगा। तृतीयक क्षेत्र, जिसको हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, ये आपका सबसे ज़्यादा GDP में योगदान दे रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, निम्न में से किस क्षेत्र से भारत में रोजगार सृजन
का सबसे बड़ा योगदान है? यानी कि कौन सा क्षेत्र है भारत में जो रोजगार सृजन में सबसे ज़्यादा योगदान देता है? पहला है कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों से, दूसरा है विनिर्माण, निर्माण, बिजली तथा गैस, तीसरा है सेवा क्षेत्र और चौथा है रक्षा तथा लोक प्रशासन। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा क्षेत्र है जो आपके देश में सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करता है लोगों को? वेरी इजी है, आप लोगों ने पढ़ा है, मैंने ये सारी चीज़ें क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाई हैं। नो डाउट आप सभी को ये चीज़ पता है कि कृषि सबसे ज़्यादा क्षेत्र मतलब ऐसा क्षेत्र है जो आपके यहाँ रोजगार देता है। अगर बात करेंगे रोजगार की तो सबसे ज़्यादा योगदान कृषि का है, सेकंड है उद्योग का और आपका थर्ड पे है सेवा का। ये क्रम है, याद रखिएगा रोजगार देने में। और अगर कहें कि जीडीपी में योगदान, तब इसका सेम उल्टा कर दीजिएगा, सबसे ज़्यादा जीडीपी में सेवा का योगदान है और उसके बाद सेकंड नंबर पे उद्योगों का है और थर्ड नंबर पे आपकी कृषि है जो जीडीपी में योगदान देता है। रोजगार में क्रम आपका इस तरह से जाएगा और पैसे की मतलब उपलब्धता में आपका उल्टा हो जाएगा। याद रखिएगा बच्चा, क्रम भी याद आता मतलब बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं तो क्रम भी याद रखिएगा। दोनों में उद्योग सेकंड पे है, रोजगार में कृषि फर्स्ट पे है और जीडीपी में सेवा क्षेत्र फर्स्ट पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो गैर वित्तीय ऋण में सम्मिलित है? इनमें से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो गैर वित्तीय ऋण है, ऐसा ऋण है जिससे जो है वित्त का कोई फायदा नहीं है? अब आपको बताना है। पहला कह रहा है परिवार का बकाया गृह ऋण, दूसरा कह रहा है क्रेडिट कार्डों पर बकाया राशि, तीसरा कह रहा है राजकोषीय बिल। अब आपको बताना है, कूट की सहायता से उत्तर देना है कि कौन सा है जो गैर वित्तीय ऋण में शामिल है। ए में है केवल पहला, बी में है दूसरा तीसरा, सी में है केवल तीसरा, डी में है पहला दूसरा तीसरा तीनों। फटाफट कमेंट करेंगे बच्चा लोग, गैर वित्तीय ऋण में क्या है? आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता हैं कि आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है ना बिल्कुल सही है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है कि परिवार का बकाया जो गृह ऋण है गैर वित्तीय है, क्रेडिट कार्डों पर जो बकाया राशि है गैर वित्तीय है, राजकोषीय जो बिल हैं ये भी गैर वित्तीय है, ये तीनों आपके गैर वित्तीय हैं। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है और उम्मीद है याद होगा कि 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर संघीय करों के कुल आय का हिस्सा केंद्र से राज्य के मध्य वृद्धि के लिए निश्चित किया गया है। यहाँ पे कह रहा है कि 14वें वित्त आयोग ने जो केंद्र के पास टैक्स इकट्ठा होता है उसमें से कितना प्रतिशत राज्य सरकार को देने की सिफारिश की है, अनुशंसा की है? तो पहला ऑप्शन है 32%, दूसरा है 42%, तीसरा है 37% और चौथा है 41%। बताइए बच्चा लोग, और साथ ही ये भी बताइए कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? दोनों अध्यक्षों का नाम बताइए और दोनों के द्वारा सरकार के केंद्र सरकार से राज्यों के लिए सिफारिश की गई जो कर है उसकी दर भी बतानी है आपको। फटाफट कमेंट कीजिएगा। सारी चीज़ें क्लास में पढ़ाई हूँ तो उम्मीद है याद होगा और आप लोग बताने में सक्षम होंगे, और अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। 14वें वित्त आयोग ने जो टैक्स है केंद्र का उसमें से 42% राज्यों को देने की सिफारिश की थी, लेकिन 15वें वित्त आयोग ने 1% घटा के 41% सिफारिश की है। याद रखिएगा, 14वें ने 42% की सिफारिश की, लेकिन जब 15वां वित्त आयोग आया तो उसने 41% की सिफारिश की। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो YB रेड्डी हैं, YB रेड्डी हैं, और आपके 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं जिन्होंने 41% की सिफारिश की है वो है SK सेन। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में बार बार पूछी भी जाती हैं और आप लोगों का प्रयास भी काफ़ी सराहनीय है। एक लंबे समय के बाद भी आप लोग काफ़ी कुछ कर पाने में सक्षम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, निम्नलिखित मदों में पर विचार कीजिए। आपको ये मद देखने हैं और आपको यहाँ बताना है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो GST के दायरे में शामिल नहीं हैं, यानी कि वो GST से मुक्त हैं। आपके सामने ऑप्शन है छिलका उतरे हुए अनाज, दूसरा है मुर्गी के अंडे पकाए हुए, तीसरा है संसाधित और डिब्बा बंद मछली, और चौथा है विज्ञापन सामग्री युक्त समाचार पत्र। अब आपको बताना है बच्चा लोग इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी GST के बाहर हैं। आपको फटाफट उत्तर दे देना है। ए में है पहला दूसरा तीसरा, बी में है पहला दूसरा और चौथा, सी में है दूसरा और तीसरा, और डी में है कि सभी। बताएंगे बच्चा लोग।
किन चीज़ों पर जीएसटी से छूट प्राप्त है, आपको ये बताना है। और आपको याद होगा, मैंने सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, जीएसटी हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। आपका संसाधित डिब्बाबंद जो मछली है ये जीएसटी के बाहर नहीं है, इस पे जीएसटी लगता है। अगर आपको पता है कि तीसरा जो है ये आपका जीएसटी के बाहर नहीं है तो आपके सारे ऑप्शन कट गए, केवल और केवल आपका पहला, दूसरा, चौथा बिल्कुल सही है। छिलके उतरे हुए अनाज जीएसटी के बाहर हैं। मुर्गी के अंडे जो पकाए हुए हैं वो भी बाहर हैं जीएसटी से। और विज्ञापन सामग्री युक्त समाचार पत्र भी आपके जीएसटी से बाहर हैं। तो याद रखिएगा बच्चा लोग, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। आज का लास्ट और शानदार प्रश्न है, आपको उत्तर देना है। कथन और कारण का है। कथन है 1991 के बाद भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि बहुत शिथिल रही। क्या ये बात सही है कि 1991 के बाद जो सार्वजनिक क्षेत्र है इसमें रोजगार का जो सृजन है वो शिथिल रहा, यानी कि धीमा रहा। कारण कह रहा है आर्थिक विकास में राज्य की भूमिका का पुनर्मूल्यांकन किया गया। अब आपको बताना है कि पहले में है ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। दूसरे में ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तीसरे में है कि आपका ए सही है परंतु आर गलत है। और चौथे में है कि ए गलत है परंतु आर सही है। अब बताएंगे बच्चा लोग क्या सही हो जाएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है और आप लोग इसका उत्तर दे पाने में सक्षम हो ऐसी उम्मीद करेंगे। आप सभी को पता है कि 1991-92 में आपके देश में आया था एलपीजी लागू करने के बाद सरकार की जो भूमिका है उसका पुनर्मूल्यांकन किया गया कि किन किन चीज़ों पे सरकार का नियंत्रण होगा और किस पे सरकार का नियंत्रण नहीं होगा, कौन सा है जो निजी होगा, कौन सा है जो सरकारी रहेगा, कौन सा होगा जिस पे दोनों का प्रभुत्व होगा। तो सरकार की भूमिका का पुनर्मूल्यांकन हुआ, सही है। और 1991 के बाद जब सार्वजनिक क्षेत्र का दायरा सिमट रहा है, निजी और बाकी चीज़ों का दायरा बढ़ रहा है तो निश्चित तौर पे रोजगार भी क्या होगा, शिथिल होगा। तो कथन कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही है। 1991 के बाद भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि बहुत शिथिल रही क्योंकि भारत आर्थिक विकास में राज्य की भूमिका का पुनर्मूल्यांकन किया गया। कथन कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी कर रहा है, यानी कि केवल और केवल आपका ए यानी कि पहला बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद है बच्चा लोग आप लोगों को अपना पढ़ा हुआ रिवाइज करने में मदद मिला होगा और बहुत अच्छा लगा होगा प्रश्न सॉल्व करके। मैंने बहुत अलग अलग क्षेत्रों से क्वेश्चन को कलेक्ट किया था और बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का कलेक्शन आप लोगों के सामने रखा ताकि आप लोगों का जो पढ़ा हुआ है वो रिवीजन हो जाए और आप लोग एक बार फिर से उन सारी चीज़ों को रिकॉल कर सके। बिकॉज आप लोग रिवीजन नहीं करते, अगर आप लोग रिवीजन करें तो आप लोगों का इकोनॉमी बहुत ही अच्छा हो जाएगा। कम से कम जो आप लोगों का एकेडमिक नॉलेज है वो बहुत अच्छा होगा। बाकी करंट से अपडेट होना ये आपके लिए ज़रूरी है। करंट से अपडेट होइए क्योंकि इकोनॉमी से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। करंट से अपडेट होइए और आपका जो पढ़ाया हुआ है इसको बार बार रिवीजन करते रहिए तो इकोनॉमी में आप लोगों को समस्या नहीं होगा। और ऐसे ही हम लोग और भी शानदार प्रश्नों के साथ फिर से मिलेंगे और भी प्रैक्टिस करेंगे, पुरानी चीज़ों का रिकॉल करेंगे और उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा क्लास करके। तो आज के लिए इतना ही बच्चा, हम लोग फिर मिलेंगे आप लोगों से। थैंक यू सो मच।